हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस के पहले यूनिट का पार्ट है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हम लोग आगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पर पढ़ेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, कोई बात चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इवेंट या कोई भी घटना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारी बातें कहाँ होंगी, हवा में। ठीक, तो उसी पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन की बात करें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डेफिनेशन है वो क्या होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे उसके लिए क्या कि एनी सिस्टम रिलेटिव टू विच मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड। क्या हो सकता है? उसकी वजह से उसके मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनी सिस्टम रिलेटिव टू विच मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है? ये कुछ और नहीं होता बल्कि क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कि माने किस पर्टिकुलर सिस्टम की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। माने देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट वन इज inertial frame of reference. Inertial frame of reference, and another one is non-inertial frame of reference. क्या होता है इनका मतलब? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वो फ्रेम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करे। ठीक, माने द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? द फ्रेम ऑफ reference in which in which law of inertia is valid, law of inertia क्या हो? valid हो, is known as inertial frame of reference. Inertial frame of reference, ये क्या है? inertial frame of reference होता है। इसे हम लोग अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल।
उसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया डजंट होल्ड that is not valid is known as non inertial frame of reference। तो डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, द फ्रेम ऑफ reference in which law of inertia is not valid is not valid is called or known as is called as non inertial frame of reference। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक, जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी दूसरा नाम होता है क्या, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। टू टाइप्स का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करे, नॉन इनर्शियल का मतलब जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड ना करे। ठीक, ये बात खत्म हो गई किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हर डेरिवेशन में यहाँ पर हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल, और दूसरा भी इनर्शियल ही है, वहां पे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। एक एस लेंगे, एक एस डैश लेंगे, हर जगह हमको दो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है, अब आगे आगे क्या आने वाला है कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आ रही है उसके भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं अलग अलग। तो पहले हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स माने कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ पोस्टुलेट्स पे अगर ध्यान दें तो कुछ बातें होती हैं हमारे पास क्या, कि पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहते हैं, एक तो कहता है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान ली कि ये पेन है हमारे पास, अगर ये मोशन में है तो इसका मास चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये रेस्ट पे है तो इसका मास कुछ और हो, और अगर मैं इसको मोशन में ला दूं तो इसका मास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसका मतलब कि मास कैसा होता है, मास इज इनवेरिएंट, मास चेंज नहीं होता है। ठीक, ये बात एकदम क्लियर है। फिर फिर क्या कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि यार किसी जगह की अगर बात करें, मान लीजिए कि कोई टाइम है पर्टिकुलर, तो अगर कोई एक घटना यहाँ पर इतनी देर से इतनी देर के लिए हो रही है तो दूसरी जगह से भी वो घटना उतनी ही देर के लिए होगी। माने वो इंसिडेंट या वो इवेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका टाइम इंटरवल जितना कहीं और होगा उतना ही कहीं और भी होगा। भले वो टाइम अलग अलग हो लेकिन टाइम इंटरवल्स क्या होंगे वहां पे सेम दिखाई देंगे। माने कि टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो टाइम इंटरवल कैसा होगा, इनवेरिएंट होगा। कैसा होगा, इनवेरिएंट होगा। ठीक, क्लियर कट बात एकदम, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आगे आ रहा है क्या कि मास हो गया, टाइम हो गया, अब बात आती है इसकी लेंथ की। मान लीजिए कि ये पेन है और इसकी लंबाई अगर है इतनी 12 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसको मूवमेंट करा दूं तो क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कब कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। अब जब हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कह रही है तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा।
मास में भी चेंज आएगा, टाइम इंटरवल में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेस, स्पेस का मतलब यहाँ पे लेंथ से है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से भी कह सकते हैं कि स्पेस इज कैसा है, इनवेरिएंट है। स्पेस कैसा है, इनवेरिएंट है। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस पे, अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर करें हम लोग, तो क्या कहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है क्या कि अगर हम लोग दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करें, और दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करके क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की उसमें थ्योरी लगाएंगे, एक फ्रेम को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा देंगे, जबकि दूसरे फ्रेम को क्या करेंगे, रोके रहेंगे। ठीक, और किसी इवेंट को मानेंगे कि ये फ्रेम एस डैश में हो रहा है, उस इवेंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि एस पे बैठा ऑब्जर्वर देख रहा है कि एक्स वाई जेड और टी है, जबकि यहाँ बैठा व्यक्ति देख रहा है माने कहाँ, एस डैश पे। अभी डायग्राम बनाएंगे आपको दिखाई देगा कि क्या एस डैश पे बैठा व्यक्ति देख रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स हमको देख रहे हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। तो जब यहाँ की बात होगी तो इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन ही क्या कहलाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर कट बात है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बाधा की जरूरत नहीं है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ऐसी बात पे, क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यहाँ पे हम लोग अब बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ में नोट करने की जरूरत है, बाद में बार बार रिपीट करके भी देखा जा सकता है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन एक साथ अगर नोट करते रहेंगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश इन टू फ्रेम ऑफ रिफरेंस। कैसे फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, इनर्शियल, इन फ्रेम ऑफ, इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या होना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स को होल्ड करना चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस, चार इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलेंगी। क्या है वो चार इक्वेशन, देयर आर फोर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हमारे सामने है एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस बी टी। दूसरी इक्वेशन है क्या, वाई डैश इक्वल्स टू वाई। तीसरी इक्वेशन है z डैश इक्वल्स टू z। और चौथी इक्वेशन होती है t डैश इक्वल्स टू t। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमको इन इक्वेशंस को क्या करना है, डिराइव आउट करना है। इसको हम लोग अब डिराइव करेंगे, तो हम लोग निकालते हैं क्या, लेट कर लेते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एस है एक एस डैश है। कैसे फ्रेम होंगे, इनर्शियल फ्रेम होंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट वी हैव टू inertial frame of reference S एंड S डैश। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन कौन से, एक है S और दूसरा कौन सा है, S डैश। ठीक, अब क्या करना है, विच आर कोइंसाइड। दोनों क्या है, एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड
इनिशियली, शुरुआत में क्या है, दोनों एक साथ है। नाउ फ्रेम एस डैश, हम लोग मान रहे हैं कि फ्रेम जो एस डैश है वो क्या कर रही है, अब मूव करना शुरू कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी किससे, v से। नाउ फ्रेम एस डैश स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v, किससे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। तो क्या होगा तो यहां पे हम लोगों ने एक बनाया क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि कैसा है, एस है। और यहाँ पे हमने एक्सेस बनाई y, ये हो गई हमारी z, ये है हमारा x, और ये है o। और हम लोग मान रहे हैं कि ये जो मोशन हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, कीपिंग, क्या कर रहे हैं, y डैश पैरेलल टू y एंड z डैश पैरेलल टू z। कैसे मूवमेंट करा रहे हैं इसका, कि केवल x एक्सिस पे चल रहा है, जबकि y y के पैरेलल है और z z के पैरेलल है। ठीक, क्लियर है मैटर एकदम। तो हमने देखा कि हमारे पास एक फ्रेम तो आ चुका है जिसका नाम क्या हो गया है एस। अब दूसरा फ्रेम हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो कि चल रहा है किससे, v वेलोसिटी से। किससे चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। इसकी एक्सिस बन गई x डैश, y डैश, ये हो गया z डैश, ये बैठा o डैश, और इस फ्रेम का नाम है s डैश, जबकि ये फ्रेम चल रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फ्रेम एस डैश में एक इवेंट मान लेते हैं जो कि एग्जिस्ट करने जा रहा है। और इस इवेंट के कोऑर्डिनेट को जब ओ डैश पे बैठा हुआ व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको दिख रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट्स तो यार एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश है। जबकि ओ पे बैठा हुआ व्यक्ति माने फ्रेम एस में बैठा हुआ व्यक्ति जब देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि यार अरे, कि इसका कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड और टी है, इसका मतलब कि इनमें कोई रिलेशन तो होना चाहिए। और यही रिलेशन क्या होता है, हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई इवेंट पी या कोई पॉइंट मान लेते हैं कि पी है, ऐसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है या कोई इवेंट है, कुछ भी है। ठीक है, अब इस पॉइंट P को हम लोग जब यहाँ से देख रहे हैं O से, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर बन गया यहाँ पे क्या, R। क्या बन गया इसका पोजीशन वेक्टर, R बन गया। और O पे बैठ के जब कोई व्यक्ति देख रहा है तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो बन जाएगा कौन, R डैश। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, R डैश मानने वाले हैं। ये क्या हो गया, R डैश। ठीक, और मोशन हो रहा है कैसे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर मोशन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब जब वो ऐसे चल रहा होगा तो कितनी डिस्टेंस चला होगा टी टाइम में, वी टी। कितना डिस्टेंस चल दिया होगा, वी टी, जबकि पहले तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या थे, कोइंसाइड थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग ओ से ओ डैश को मिलाएं, ओ से ओ डैश को, तो ये जो बन रहा है, यहाँ पे इस x को हम दिखा देते हैं यहाँ। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, वी टी, और डायरेक्शन क्या है इसका, आई कैप। क्या डायरेक्शन, आई कैप। क्लियर कट बात एकदम। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं पहले, सबसे पहले कि लेट अ पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड टी in S while
x dash y dash z dash t dash और फ्रेम एस डैश के लिए क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे इसमें वेक्टर एडिशन। और वेक्टर क्या होता है, आर क्या दिख रहा है, देखो रिजल्टेंट है, आर क्या है, रिजल्टेंट है। ये वाला क्या है, एक दूसरा वेक्टर है, ये वाला एक दूसरा वेक्टर, माने ए प्लस बी गिव्स सी और आर ए प्लस बी गिव्स आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नाउ हियर आर इक्वल्स टू आर डैश प्लस वी टी आई कैप। हम लोग को पता चल गया कि जो आर है वो क्या हो गया, आर डैश प्लस वी टी आई कैप हो चुका है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वी टी को भेजते हैं इस तरफ और आर डैश को बचा लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी आई कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, इसको लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें तो पता है कि आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो हमने लिखा कि यार सिंस आर एंड आर डैश आर पोजीशन वेक्टर्स, क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, और अगर ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, इनका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देयरफॉर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एंड आर डैश क्या बन जाएगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करा देना है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी टी आई कैप। ठीक, तो अगली लाइन क्या मिलेगी हमको, यहां से मिलेगी एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे आई और वी टी, ये वी टी है, क्या करेंगे, इसमें से आई कॉमन ले लिया तो बना एक्स माइनस वी टी आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम लोग करेंगे क्या, कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, कंपेयर करने पे हम लोग को मिलने वाला है एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, ये बन गया आपका g1। फिर y डैश इक्वल्स टू y, ये बन गया g2। z डैश इक्वल्स टू z, ये बन गया z3। और एंड एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है वो क्या रहेगा, सेम, तो t डैश इक्वल्स टू t, ये क्या बन गया g4। तो हेयर इक्वेशंस g1 g2 g1 g2 g3 and g4 are known as Galilean transformations equations। यही क्या होती है, हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो
अगर इसको हम लोग दोबारा से देखें एक बार जल्दी से, क्या कहता है कि रिलेशन है किसमें, एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश में दो इनर्शियल फ्रेम एस और एस डैश के लिए अगर कोई पॉइंट किसी फ्रेम एस डैश में है तो उनके क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं। पोजीशन वेक्टर्स को जोड़ते हुए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर डैश प्लस वी टी आई कैप। आर और आर डैश को हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स फॉर्म में जैसे ही पुट कराएंगे और कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। बहुत अच्छी बात है। अब अब अगर आगे की बात हम लोग करें तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोग को दिखाई देगा क्या कि टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है वो कैसा होता है, यहाँ पे इनवेरिएंट होता है। क्या होता है, टाइम इंटरवल इनवेरिएंट होता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, स्पेस की, किसकी बात करें, स्पेस और लेंथ, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं चाहे लेंथ की बात कर रहे हैं, तो दोनों की दोनों क्या होंगी यहाँ पे, स्पेस और लेंथ इनवेरिएंट। स्पेस और लेंथ कैसी होंगी, इनवेरिएंट। अगर मान लो कि हम कुछ ऐसा दिखा दें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, मान लेते हैं चलो क्या है, एक फ्रेम मान लिया ये था, दूसरा फ्रेम मान लिया ये था, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम वही बनानी है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड ओ ओ डैश एस एस डैश। ठीक, बाकी सब कुछ आपको पता है। हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक लेंथ दिख रही है हमको, क्या दिख रही है, ये दिख रही है एक्स ए से एक्स बी तक, जबकि यहाँ दिख रही है एक्स डैश ए से एक्स डैश बी तक। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अब होना ये चाहिए था कि, क्या होना चाहिए था, एक सेकंड, z डैश z o x o और ये बन गया आपका x डैश o डैश, और यहाँ पे ये कौन है, s डैश है, जबकि ये कौन सा फ्रेम है, s। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मान लीजिए कि कोई रॉड है जिसकी लेंथ को हम लोग मान ले रहे हैं फ्रेम और फ्रेम s, क्या होगा लेंथ, लेंथ बनेगी एक्स ए या एक्स बी माइनस एक्स ए, और एस डैश क्या बनेगी, एल डैश इक्वल्स टू एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या करती है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल्स टू एक्स बी बन जाएगा एक्स बी माइनस वी टी, और ये बन जाएगा एक्स ए प्लस वी टी, तो वी टी से वी टी कैंसिल हो गया, एल डैश इक्वल्स टू आया एक्स बी माइनस एक्स ए, और एक्स बी माइनस एक्स ए तो हमको दिख रहा है क्या है, एल है, यानी कि एल डैश तो एल के बराबर है, और अगर एल डैश एल के बराबर है इसका मतलब मूविंग लेंथ और रेस्ट लेंथ दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि लेंथ क्या होती है यहाँ पे, इनवेरिएंट है, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ये v वेलोसिटी से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था। ठीक, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, किसकी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को निकाल के देखते हैं। हम लोग को यहाँ दिखा था कि यार जो हमारा r था या r डैश था वो क्या था, r माइनस वी टी। ठीक, इतना ही ले लेते हैं केवल, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यार क्या होने वाला है, ये होने वाला है डी आर डैश बाई डी टी
इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी और माइनस वी, टी का डिफ्रेंशिएशन 1। तो डी आर बाई डी टी क्या बन गया, इसको मान लेते हैं कि ये बना है कोई यू डैश, और ये बन गया है कोई u माइनस v। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यार वेलोसिटी जो है वो तो क्या हो गई, अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब वेलोसिटी इज वेरिएंट। वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेरिएंट होती है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो एक्सेलरेशन जो होता है ये इनवेरिएंट होता है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। और क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहते हैं कि मास तो इनवेरिएंट है भाई साहब, अगर मास इनवेरिएंट है और एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है, तो इनवेरिएंट इनवेरिएंट मिलेंगे तो इनवेरिएंट बनाएंगे, माने कि मास और एक्सेलरेशन का अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लें क्या बनेगा, इनवेरिएंट बनेगा। इसका मतलब कि जो फोर्स है भाई साहब, क्या है फोर्स, फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए इनवेरिएंट। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो हमारा फोर्स है वो इनवेरिएंट है। अब अगर हम लोग एक और चीज की बात कर लें, क्या, लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम की अगर बात करोगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कैसा होता है, इनवेरिएंट, लेकिन वेलोसिटी तो दिख रही कैसी है, वेरिएंट है। इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम जो है, अगर लीनियर मोमेंटम की हम लोग बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हमारा कैसा हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऐसी है, वेरिएंट है। ठीक, तो ये था हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो तरीके का होता है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल को अनएक्सेलरेटेड भी कहते हैं, नॉन इनर्शियल को एक्सेलरेटेड भी कहते हैं। इनर्शियल का मतलब जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करे, नॉन इनर्शियल का मतलब जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड ना करे। फिर पोस्टुलेट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो मास कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है, स्पेस इनवेरिएंट होता है, टाइम इंटरवल इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब चेंज नहीं होता टाइम के साथ। फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये देख चुके हैं पूरी तरीके से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चार इक्वेशंस हमारे सामने आ चुकी हैं, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड, टी डैश इक्वल्स टू टी। और यही चारों इक्वेशन क्या है, हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक, फिर इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या देखा कि टाइम इंटरवल कैसा है, इनवेरिएंट है, स्पेस लेंथ इनवेरिएंट है, और वेलोसिटी वेरिएंट है, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होगा, फोर्स इनवेरिएंट होगा, और लीनियर मोमेंटम कैसा होगा, वेरिएंट होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कि पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग चले जाएंगे किसमें, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में। और जब हम लोग लॉरेंट्स में एंट्री मारेंगे तो उसके बाद से कहानी एकदम जबरदस्त होने वाली है हम लोगों के आगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।